बहुत ही बढ़िया आप लोगों को समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, चलो, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है चीजें यहाँ पे चलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो अपन लोग शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखो भाई, हमें जो है फिजिकल केमिस्ट्री जो है, देखो जो केमिस्ट्री है 3 पार्टों में डिवाइडेड है, आप लोगों को पता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल पार्ट है, केमिस्ट्री में जो मैथमेटिकल पार्ट है, गणितीय पार्ट है, उसको हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका एक बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है ये वाला। और इसमें इसका एक ना एक क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री में आता ही आपको, और साथ ही साथ इसका जो क्वेश्चन है फिजिक्स में भी आता है। ठीक है ना, तो इसका जो क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें फिजिक्स में भी आते हैं, और इसका एक क्वेश्चन लगभग हर साल ऐसा देखा गया है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आता ही आता है, केमिस्ट्री में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो और काफी बेसिक सा चैप्टर है, कई सारी चीजें आपको पता है और कुछ चीजें आपके लिए नई भी होंगी इसके अंदर। ठीक है ना, तो बिल्कुल मस्ती से मजे के साथ इसको अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस चैप्टर के जो है इंट्रोडक्शन की बात करें, परिचय की बात करें, तो सबसे पहले नाम क्या इस चैप्टर का, परमाणु संरचना। तो भाई परमाणु का मीनिंग क्या है, अगर अपन ये देखें कि यार ये परमाणु शब्द आया कहां से, तो आपके सामने देख, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो परमाणु शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है ना, और जिसका मतलब क्या होता था, जिसका मतलब होता था अविभाज्य। देखो अगर अपन पुराने जमाने में जाएं, हम लोग अगर पुराने टाइम में जाएं, तो मतलब लोगों ने क्या देखा, लोगों ने देखा कि भाई कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है ना, उस पदार्थ को उन्होंने तोड़ा, तो तोड़ते 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 सबसे पहले वो अणु पर गए। ठीक है, पहले लोगों को लगा कि इस अणु को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन फिर साइंटिस्ट और ज्यादा जो है साइंस की प्रगति हुई, और उन्होंने देखा कि यार ये जो अणु है इसको भी तोड़ा जा सकता है और परमाणु तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है ना, और परमाणु पर जाके साइंटिस्ट को लगा कि शायद अब इसको नहीं तोड़ा जा सकता, तो इसलिए इसका जो नाम है परमाणु का, ग्रीक भाषा से आया, और इसका नाम क्या रखा गया, इसका इसका जो मतलब था वो था अविभाज्य। ठीक है ना, हालांकि आज की डेट में हमें पता है कि परमाणु भी भाज्य है, परमाणु को भी डिवाइड किया जा सकता है, परमाणु के अंदर भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन वो पुराने टाइम की बात है। उस टाइम पे लोगों का ऐसा मानना था कि परमाणु के अंदर नहीं जाया जा सकता, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसका नाम जो है, मतलब इसका नाम परमाणु इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि अब इसको नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है ना, और जॉन डेल्टन काफी पुराना साइंटिस्ट है, तो उन्होंने माना था कि जो ये सभी पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। कोई भी पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। नेक्स्ट है जो जो जॉन डेल्टन है, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, इन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी थी, हालांकि इनमें से कई सारी थ्योरी अब फेल हो चुकी है, बट क्योंकि हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो जॉन डेल्टन ने, आप लोगों को एकदम क्लियर आ रही है ना आवाज, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरी आवाज सुनने में, बस आप मुझे सुनते जाइए। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको जो चीजें हैं बहुत बढ़िया से समझ में आती चली जाएगी। आप ध्यान से मुझे मस्ती के साथ सुनते जाइए एकदम बिना टेंशन के। ठीक है, आप लोग एकदम क्लियर आवाज आ रही है ना मेरी, एक बार कुछ बच्चे लिख दो कि हाँ भाई क्लियर आवाज आ रही है। तो ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत आए तो भाई यहाँ पे लिख देना। ठीक है, बेटा अगर किसी की वॉइस ऐड हो रही है ना, तो आप अपनी तरफ से वहां पे क्या म्यूट, मतलब जो है सिर्फ मेरी आवाज को एक बार आप देख लीजिए, अगर ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही तो, क्योंकि ये क्या बहुत सारी इसके अंदर जो है टेक्नोलॉजिकल चीजें भी हैं। ठीक है, चलिए, नहीं ये सारी चीजें बेटा नोट करना आपकी मर्जी है, बाकी सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा मैं। ठीक है ना, जितनी भी चीजें जो पीपीटी है ना आपके साथ शेयर करूंगा मैं आपके साथ। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है, उसके बावजूद अगर आपको नोट करना है तो करो, नहीं तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अपना जो वीडियो है ये भी आपके साथ शेयर होगा। क्लियर है वाली बात? ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जॉन डेल्टन ने अपने कुछ सिद्धांत दिए थे, तो जैसे उसने सबसे पहला पॉइंट ये बोला था कि जो पदार्थ है वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे बोलते हैं परमाणु। ये तो आज तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि जॉन डेल्टन का ये मानना है
कि कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, और परमाणु एक परम कण है जिसका कुछ द्रव्यमान है, लेकिन ये संरचना रहित है। जॉन डेल्टन ने माना था कि परमाणु एक परम कण है, मतलब एक अंतिम कण है, इसके आगे कोई कण नहीं होता, इसको मतलब और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, और इसकी कोई संरचना नहीं होती। मैंने, अब आप बोलोगे सर इसकी तो संरचना होती है, तो मैंने आपसे बोला है ऑलरेडी कि इसकी कुछ बातें जो है वो गलत है। बहुत पुरानी थ्योरी है ये, बहुत ही पुरानी थ्योरी है। ठीक है ना, तो इसकी कुछ बातें जो है वो गलत है, बट एक बार हम इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी, जस्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही शुरू हुआ है, तो पुराने साइंटिस्ट ने जो बातें बोली, अब उनमें कुछ बातें सही और कुछ बातें गलत, तो हम सारी देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, फिर तीसरा पॉइंट था कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये भी इसका मानना था कि न तो परमाणु को हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन के थ्रू हम लोग जो है परमाणु जो है, नया वाला परमाणु, वहां पे फ्यूजन रिएक्शन होती है, फिशन रिएक्शन होती है, और हम एक परमाणु को दूसरे टाइप के परमाणु में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मानना था, इसको हो सकता है कि रेडियो एक्टिविटी की कुछ जानकारी ना हो, तो इसका ये मानना था कि जो है परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि रेडियोएक्टिव रिएक्शन को छोड़ के बाकी जगह हम यही मानते हैं कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, और हम यहाँ पे जो है इस चैप्टर में रेडियोएक्टिव रिएक्शन की बातें नहीं करेंगे। ठीक है ना, फिर आगे चौथा पॉइंट है कि एक ही तत्व के जो परमाणु है वो समान होते हैं, परंतु वे दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे गोल्ड, अगर मेरे पास गोल्ड है, 10 ग्राम गोल्ड है, तो उसमें जो है गोल्ड के ही एटम होंगे। अगर मेरे पास 50 ग्राम सिल्वर है, तो उसमें सिल्वर के ही एटम होंगे। अगर मेरे पास 100 ग्राम आयरन है, तो उसमें आयरन के ही एटम होंगे। तो एक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, और वो दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होंगे। ठीक है ना, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। फिर अगला पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है कि अलग अलग परमाणु जो है वो एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, पानी जो है वो परमाणु है कि एक यौगिक है? ठीक है, तो आपको भी पता है कि यार ये तो यौगिक है। क्यों? क्योंकि पानी का जो सूत्र होता है, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो इसमें एक से ज्यादा परमाणु है, तो ये क्या बन गया? आपका यौगिक बन गया। और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु जो है वो सम्मिलित है। देखिए, पानी के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है कि 5 हाइड्रोजन की किसी मतलब पानी के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे मैं अभी राजस्थान में हूँ, तो राजस्थान के पानी में का सूत्र जो है वो H2O है। कोई बिहार में है तो उसके वहां पे पानी का सूत्र H3O है। ठीक है, कोई उत्तर प्रदेश में तो वहां पे पानी का सूत्र H4O है। ऐसा नहीं होता है, चाहे पानी कहीं का भी हो। ठीक है, कोई सा भी वाटर ले लो, उसके अंदर जो है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स है। ठीक है, तो यही वो बोलना चाह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली बात भी अपने को समझ में आ गई। इसके बाद अगला है, यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम व निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। तो मतलब इसने जो अपनी बातें बोली वो ये बोली कि भाई जो एक अभिक्रिया के अंदर जो है मास कंजर्व रहता है, रेडियोएक्टिव रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम व निश्चित अनुपात के नियम पे, निश्चित अनुपात नियम मैंने अभी आपको समझाया, और द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो इतना सा होता है कि एक अभिक्रिया के अंदर जब आपके अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो आपका द्रव्यमान जो है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है ना, रेडियोएक्टिव रिएक्शन की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, वो एक्सेप्शन होती है। ठीक है, तो उसके बेस के ऊपर उसने अपनी ये थ्योरी दी थी। बाकी इन दोनों नियम को अपन आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैथोड किरण प्रयोग। ठीक है, कैथोड किरण प्रयोग जो है इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट इसका एक पॉइंट आगे जाके आएगा। ठीक है ना, तो कैथोड किरण प्रयोग का मैं हल्का सा बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना अपने को ये। ठीक है ना, हमें सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पे समझनी है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखो भाई, कैथोड किरण प्रयोग में होता क्या है, जैसे मेरे पास आपको सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, एक अपने पास एक ट्यूब है। ठीक है, और उस ट्यूब के अंदर कैथोड और एनोड आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, धनात्मक प्लेट जो है उसको एनोड बोलते हैं, ऋणात्मक प्लेट जो है उसको कैथोड बोलते हैं।
और दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 10,000 वोल्ट से ज्यादा है, मतलब बहुत हाई पोटेंशियल की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे हमने एक निर्वात पंप भी लगा रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ऐसा सोचो, कि इस ट्यूब के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन के परमाणु छोड़ दिए, कुछ हाइड्रोजन गैस के परमाणु मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये जो दोनों प्लेट हैं, ये दोनों प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से। तो इन दोनों प्लेट के बीच में बहुत बड़ा विभव अंतर है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। और तो ये इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना ज्यादा विभवांतर है, तो ये जो गैस जो इस ट्यूब के अंदर मैंने डाली अब, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन गैस मैंने इसके अंदर डाली, तो होता क्या है, ये आयनाइज हो जाती है। आयनाइज हो जाती है मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है तो ये फिर बन जाती है H+, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन निकला हाइड्रोजन में से तो हाइड्रोजन खुद क्या बन गई, वो धनात्मक आवेशित बन गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई वो, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किस प्लेट की तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन किस प्लेट की तरफ भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे, ठीक है ना। और इनको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे तो ये एक वेव की तरह दिखाई देंगे, ठीक है, या एक रे की तरह दिखाई देंगे, किरण की तरह दिखाई देंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन के भाग, ये जब इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो इनकी जो रे है उसको अपन बोलते हैं कैथोड रे। क्या बोलते हैं, कैथोड रे, ठीक है। और जो धनात्मक आवेशित कण है, ये जो H+ है, जो धनात्मक आवेशित कण है, ये किस प्लेट की तरफ भागेंगे, तो ये जो है कैथोड प्लेट की तरफ भागेंगे, मतलब कि ऋणात्मक प्लेट की तरफ भागेंगे, सीधी सी बात है, ऋणात्मक प्लेट की तरफ भागेंगे। तो इसको अपन बोलेंगे एनोड रे, एनोड रे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये सोचो, ठीक है, कि अगर हाइड्रोजन की जगह, अगर मैं हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस को यहाँ पे डालता, अगर मैं हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस को यहाँ पे डालता तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस को यहाँ पे डालता तो क्या होता, तो ये भी आयनाइज हो जाते हैं, इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है कि ये भी आयनाइज हो जाते हैं, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं, और ये जो हीलियम है ये He+ बन जाती, और इधर की तरफ जो है आपकी पॉजिटिव प्लेट है, और इधर की तरफ जो है आपकी नेगेटिव प्लेट है। तो अगेन इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेव को, जो इलेक्ट्रॉन की रे है उसको अपन बोलते हैं कैथोड रे। याद कर लो ये वाली चीज, इलेक्ट्रॉन की रे को क्या बोलते हैं, कैथोड रे। आप तो एक को याद कर लो, कि इलेक्ट्रॉन वाली रे को कैथोड रे बोलते हैं, तो अपने आप दूसरी वाली याद हो जाएगी, क्योंकि धनात्मक आवेशित जो कण है, यहाँ पे धनात्मक आवेशित कण He+ है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेंगे, इसको अपन बोलेंगे एनोड रे। अब मुझे एक बात बताओ आप, इलेक्ट्रॉन तो चाहे हाइड्रोजन से निकला हो, चाहे हीलियम से निकला हो, इलेक्ट्रॉन चाहे किसी में से भी निकला हो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, ठीक है ना, वो तो सभी से एक जैसा ही निकला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि जो कैथोड रे है, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन वाली जो रे है, ठीक है ना, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। चाहे वो हाइड्रोजन से निकला हो इलेक्ट्रॉन, चाहे वो हीलियम से निकला हो, चाहे वो नाइट्रोजन गैस से निकला हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस से निकला हो, किसी भी गैस से इलेक्ट्रॉन निकला हो, तो और इलेक्ट्रॉन वाली जो वो रे है उसका हम बोलेंगे कैथोड रे। तो वो इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो किस गैस से निकले हैं, ठीक है ना, चाहे वो हाइड्रोजन से आए चाहे हीलियम से आए, उस पर डिपेंड ही नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम ही होते हैं, ठीक है ना। तो कैथोड रे डोंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। ये बात समझ में, लिख देता हूं इस बात को, कि जो कैथोड रे है, कैथोड रे नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती हैं। और ज्यादा डिटेल में अपने को नहीं जाना है इसके अंदर, बस अपने को इतना सा ही पॉइंट समझना था। और दूसरी बात, अब एनोड रे बताओ मुझे,
तो हाइड्रोजन वाले केस में एनोड रे किससे बनी है? H प्लस से, ठीक है। अच्छा, H प्लस एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 AMU, ठीक है ना। अच्छा, जो नीचे मैंने हीलियम वाली जो दूसरी वाली जो गैस है हीलियम वाली, तो उसमें एनोड रे किससे बनी है? He प्लस से, ठीक है। अच्छा, एक हीलियम एटम का मास कितना होता है? 4 AMU, मास अलग अलग है, ठीक है, दोनों परमाणु भी अलग अलग है। तो मुझे एक बात बताओ, एनोड रे अलग अलग गैस में अलग अलग होंगी या नहीं होंगी? जैसे पहले वाले में हाइड्रोजन से बनी हुई एनोड है, दूसरे वाले में हीलियम से बनी हुई है, हो सकता है आपका मन नाइट्रोजन को लेने का करे, हो सकता है ऑक्सीजन को लेने का करे, ठीक है। तो एनोड रे जो है अलग अलग गैस में अलग अलग होंगी। तो एनोड रे जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगी। तो लिख देते हैं इस बात को कि एनोड रे नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती हैं। बस अब ये जो दोनों पॉइंट हैं जो मैंने अभी यहाँ पे समझाए हैं, ठीक है ना, इनको फिलहाल याद कर लो। क्यों? आगे जाके ये आपको दिखाई देंगे, और जब दिखाई देंगे आपको समझ में आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो फिलहाल इसे आप यहाँ पे याद कर लो, आगे जाके आएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो वहां पे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद कैथोड किरण प्रयोग, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने ये वाला प्रयोग किया था। तो ये कुछ इस तरीके से कि ये सीधी रेखा में ये जो कैथोड किरण है, ये कैथोड किरण किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से बनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाली जो वेव है। तो ये कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम सीधी गमन करती है। इनके सामने रखी वस्तु का गहरा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर इसके सामने अगर कोई वस्तु रख दो तो उसका एक प्रतिबिंब भी दिखाई देता है, ठीक है। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं में, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, अपने दे रखी है एनसीईआरटी में तो अपन पढ़ रहे हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपकी मेन चीज समझाई ना बस, की कौन नेचर गैस पे डिपेंड करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अपन इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा है, ये किरणें कण हैं जिनका कुछ द्रव्यमान है। ऑब्वियस सी बात है कि किरणें जो कणों से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉन के कणों से मिलकर बनी है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको पता है आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, पता है कितना होता है? मैं बताऊं, ये होता है 9.1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है, अगर ग्राम में बोली तो 9.1 इंटू 10 की घात -28 ग्राम, और किलोग्राम में बोलेंगे तो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। तो ये किरणें कण हैं जिनका कुछ द्रव्यमान है, क्योंकि इनके सामने रखा हल्का चक्र घूमने लग जाता है। अगर इनके सामने कोई हम एक चक्र रखें, ठीक है ना, जैसे कृष्ण भगवान थे ना, उनके हाथ में एक, उनकी उंगली पे एक चक्र होता था, वैसे एक बिल्कुल हल्का सा चक्र जो है यहाँ पे अगर हम इसके रास्ते में रखें तो उससे टकरा कर उसको घुमाने लग जाती है, ठीक है ना। तो इससे समझ में आता है कि यार इनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, ठीक है, तभी तो टकराई और कुछ इम्पल्स, कुछ फोर्स दिया और उसको घुमा दिया, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट है, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किरणें विचलित हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि इनके ऊपर क्या होता है? आवेश होता है, ऋणावेश होता है। ऋणावेश होता है तो आपने पढ़ाई है ये फिजिक्स के अंदर, मैग्नेटिक के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई आवेशित चीज रखी हुई है या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई आवेशित चीज जा रही है तो क्या हो जाती है? वो घूम जाती है, ठीक है ना, मतलब उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो बस वही बात यहाँ पे लिखी है कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें विचलित होती हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें धनात्मक आवेश की तरफ आकर्षित होती है। देखो ये वाले पॉइंट आपको समझ में आएगा कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें धनात्मक आवेश की तरफ आवेशित होती है। कैथोड किरण क्यों भाई, क्यों होती है? क्योंकि कैथोड किरण किनसे मिलकर बनी है? इलेक्ट्रॉन की रे। कैथोड किरण क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की रे होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होगा? धनात्मक प्लेट की तरफ आवेशित होगा, धनात्मक आवेश की तरफ आकर्षित होगा, इसलिए उधर की तरफ मुड़ती है। अतः इन पर ऋणावेश होता है, स्टोनी द्वारा इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया है, ठीक है ना। तो एक और ये सही, इनके जो है जे थॉमसन के ये असिस्टेंट थे तो उन्होंने इसको जो इलेक्ट्रॉन कहा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैथोड किरण प्रयोग। तो ये किरणें प्रतिदीप्त पदार्थ ZnS से टकराने पे चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो ये जो कैथोड किरणें हैं, ये जिंक सल्फाइड जो होता है, जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली, ठीक है ना। ये जो जिंक सल्फाइड है ना, ये आगे जाके रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आएगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट उसमें भी आएगा ये। तो ये जो जिंक सल्फाइड से जब ये कैथोड किरणें टकराती है तो एक चिंगारी क्रिएट करती है। आपने जैसे मुझे आपने बचपन में एक गेम खेला हो या हो सकता है देखा हो, ठीक है, कि जैसे अंधेरा हो रहा है, ठीक है ना,
अंधेरा हो रहा है और आपने क्या किया, दो पत्थर लिए, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे जोर से मारा तो आपको चिंगारी दिखाई देगी। बस बिल्कुल उसी तरीके से क्या होता है, जिंक सल्फाइड होता है, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन टकराता है, जिंक सल्फाइड की लेयर होती है, परत होती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो वहां पे चिंगारी क्रिएट करेगा। ठीक है ना, तो बस वही बात यहाँ पे बता रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है, ये किरणें किसी पदार्थ से टकराने पे ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्यों भाई? क्योंकि इनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है और जब टकराएंगी तो जो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अतः पदार्थ से टकराने पे इन किरणों की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही मैं आपसे बोल रहा था कि जब कोई चीज किसी एक चीज से दूसरी चीज टकराती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कैथोड किरणों की प्रकृति निम्न पर निर्भर नहीं करती। पहला, निर्वात नली में उपस्थित गैस पर। अगर वहां पे निर्वात नली में कोई और गैस उपस्थित है तो उस पर कैथोड किरण, कैथोड मतलब ये जो निर्वात नली में उपस्थित गैस पर, यही बात मैं आपको समझा रहा था कि जो ये कैथोड किरणें हैं, कौन सी गैस आपने ली, हाइड्रोजन ली, हीलियम ली, नाइट्रोजन ली, उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है ना, और कैथोड व एनोड की प्रकृति पे, जो अपनी प्लेटें थी ना, ठीक है, ये देखो इधर, ये जो अपनी प्लेटें हैं कैथोड और एनोड, ठीक है, जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, कैथोड और एनोड दिखाई दे रहा है आपको, जो डायग्राम उसमें दिखाई दे रहा है ना, कैथोड और एनोड, तो ये जो प्लेट किससे बनी है उस पर भी ये जो है कैथोड रे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अपन आ जाते हैं, बस इसमें ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि अभी भी वो पॉइंट भूलना नहीं है। क्या पॉइंट? कैथोड रे जो है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि एनोड रे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। ये वाला पॉइंट अभी भी नहीं भूलना है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कुछ बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान की गणना, देखो एक बात बताऊं, ये जितने भी साइंटिस्ट के नाम है ना, मिलिकन और ये सब, जे थॉमसन, नहीं याद करनी है साइंटिस्ट के नाम, मतलब इनके चक्कर में मत पड़ना कि इनके नाम नहीं पूछे जाते। ठीक है ना, तो अपने को भी वो बस एक बार देख लो। ठीक है, ये अभी जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, तो इनके साइंटिस्ट के नाम ज्यादा याद करने की टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पे, मैं बता दूं आपको क्या ध्यान रखना है, अभी तो बस आप मुझे सुनते जाओ मस्ती। ठीक है, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान की गणना आर.एम. मिलिकन वैज्ञानिक ने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से किया था। मिलिकन की तेल की बूंद की विधि का एक एक्सपेरिमेंट इसका था, नहीं है अपने कोर्स में, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, वहां पे आ जाएगा, अपने केमिस्ट्री में नहीं है, केमिस्ट्री में अपन इसको नहीं देखेंगे, फिजिक्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप तो इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो गणना है वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में के द्वारा हुई थी। और इसके पे आवेश कितना होता है, तो ये आवेश सबको याद है। ठीक है, आपसे मैं किसी से भी रात में भी जगा के पूछू ना कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, सभी सही बोलेंगे। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, सबको याद है। ठीक है, उसके बाद इसका द्रव्यमान कितना होता है? उसका द्रव्यमान होता है, अभी अभी मैंने बताया था, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है ना, और एएमयू में इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो एएमयू में इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 0.005 एएमयू। ठीक है, आप बोलोगे सर ये एएमयू क्या होता है? ये अभी अपन वैसे तो मोल में पढ़ेंगे, बट मैं हल्का सा यहाँ पे बता देता हूँ कि जो एएमयू है, एएमयू का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और एक एएमयू कितने के बराबर होता है? तो एक एमयू का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये एक एमयू का मास होता है। किसी बुक में 1.67 लिखा रहता है, तो अगेन अपने को इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि सर 1.66 होता है कि 1.67 होता है, हमारे लिए दोनों अप्रोक्सीमेटली एक ही बात है। ठीक है ना, तो एक एमयू का ये मास होता है, और एक एमयू जो है, एक एमयू का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली एक प्रोटॉन का मास या अप्रोक्सीमेटली एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है ना, तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग एक एमयू ही होता है। ठीक है ना, तो अपन तो आगे जाके, मैं बोल अभी लगभग रहा हूँ, बट आगे जाके अपन ये करेंगे कि एक प्रोटॉन या एक, अपन कैलकुलेशन के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए अपन बस ध्यान रखेंगे कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो एक एमयू होता है। ठीक है ना, तो बाकी डिटेल में अपन इसको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, बट अभी अपन बस इतना सा ध्यान रखें कि एक एमयू जो होता है इसका मास होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और यही मास लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 0.00055 एमयू। नेक्स्ट है विशिष्ट आवेश।
विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो विशिष्ट आवेश होता है आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो विशिष्ट आवेश जो है, ये विशिष्ट आवेश ये होता है आवेश कण पर आवेश व द्रव्यमान का अनुपात। जो भी आपका कोई कण है तो उस पर कितना आवेश है और उसका कितना द्रव्यमान है, उनके अनुपात को अपन बोलते हैं विशिष्ट आवेश। और हम यहाँ पे आवेश का मैग्नीट्यूड लेते हैं। इतना भी ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे जो आवेश है ना, हम यहाँ पे साइन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम यहाँ पे जो है आवेश जो है आपका जो चार्ज है उसका हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। मास तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, ठीक है, चार्ज का भी हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके विशिष्ट आवेश का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, कितना आवेश है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मैग्नीट्यूड कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और द्रव्यमान कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आप यहाँ पे किलोग्राम यूनिट में ले लो, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ठीक है ना। आगे अपन और देखेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके लिए देखेंगे इसको विशिष्ट आवेश को। पर विशिष्ट आवेश होता क्या है? विशिष्ट आवेश होता है चार्ज और मास का रेशियो, ठीक है ना, आवेश और द्रव्यमान का रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एनोड किरण प्रयोग, ठीक है। तो एक्चुअली में ये कैथोड किरण प्रयोग और एनोड किरण प्रयोग ना ये एक ही है, ये एक ही ट्यूब में होता है, ठीक है ना। बस इतना सा होता था कि मैंने अभी समझाया था ना आपको, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो आपका एक प्लेट की तरफ भागता था और जो पॉजिटिव गैस है वो आपकी दूसरी प्लेट की तरफ भागती थी। लेकिन अब यहाँ पे इसके अंदर अपन एनोड किरण पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण प्रयोग में प्रयुक्त निर्वात नलिका द्वारा प्रयोग को पुनः दोहराया। मतलब ये गोल्डस्टीन एक दूसरे साइंटिस्ट है, उसने इस प्रयोग को दोबारा दोहराया। इस बार कैथोड में सूक्ष्म छिद्र किए गए, ठीक है। तो इस बार जो था आपका जो कैथोड था, कैथोड क्या था भाई, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, पीछे जाते हैं, एक बार ध्यान से इधर देख लो, इस वाले डायग्राम को देख लो, कैथोड एनोड को देख लो एक बार अच्छे से। यहाँ पे एनोड क्या है? पॉजिटिव प्लेट, और कैथोड क्या है? नेगेटिव प्लेट, ठीक है। कैथोड क्या है? नेगेटिव प्लेट। और इसकी तरफ कौन सी गैस आएगी? इसकी तरफ कौन आएगा? इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल आएगा। तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल कौन था? H+, ठीक है। नीचे मैंने इसको हीलियम से फिर समझाया था, तो नीचे वाले में फिर से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है? He+। तो पॉजिटिव चार्ज वाली जो गैस है वो किधर किधर जा रही थी? नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही थी। नेगेटिव प्लेट को अपन क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, ठीक है। आराम से इस बात को दिमाग में फिट कर लो तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं दोनों को एक साथ आपको समझा चुका हूँ, बट एक बार फिर से देख लो, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण, अब आपको ये देखना इतना इजीली समझ में आएगा, मैं क्या बताऊं। तो गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण प्रयोग में प्रयुक्त निर्वात नलिका द्वारा प्रयोग को पुनः दोहराया। इस बार कैथोड में सूक्ष्म छिद्र किए गए। तो मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ। ये जो आपका कैथोड है ना, ये जो कैथोड की प्लेट है उसमें क्या किया इसने? यहाँ पे छोटे छोटे छेद कर दिए। क्या कर दिए उसने? छोटे छोटे छेद कर दिए, ये वो बोलना चाह रहा है। इससे होगा क्या? ये H+ जो है, अगर ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में देखें तो H+ किसकी तरफ आएंगे? नेगेटिव प्लेट की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ आएंगे, इसकी तरफ आए, और इसमें अगर उसको जो सूक्ष्म छिद्र मिले तो ये इतनी तेजी से इसके पास आ रहे हैं कि सूक्ष्म छिद्र में से भी बाहर भाग जाएंगे। ऐसा होता है ना अपने, जैसे कई बार अपन किसी को पकड़ रहे हैं, बाय द वे अपन जो कुछ गेम खेल रहे हैं, ठीक है, चेन तोड़ या कोई आपने ऐसा गेम खेला होगा, चेन तोड़ गेम खेला आप लोगों ने, ठीक है। उसमें क्या होता था? चेन बनानी होती थी, एक बंदा पहले जो है वो दाम देता था, उसके बाद उसने जिसको पकड़ लिया वो उसके साथ चेन बना लेगा, फिर उन्होंने जिसको पकड़ लिया वो ऐसे चेन लंबी होती चली जाती है, याद है। बट उसमें एक सिचुएशन इमेजिन करो कि मैं किसी के पीछे भाग रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी के पीछे भाग रहा हूँ, वो एकदम से मुड़ गया, लेकिन मैं जो है मुड़ नहीं पाया, मैं वो सीधे चला गया, मैं वो मतलब मैं उसको पकड़ नहीं पाया, मैं एकदम मतलब मैं रुकने की कोशिश करूंगा बट मैं कुछ आगे तक तो चला ही जाऊंगा, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे समझो, ये जो H+ थे ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहे थे, ठीक है, आ रहे थे, लेकिन एकदम से उस नेगेटिव प्लेट वहां पे धोखा हो गया। धोखा क्या हो गया? वहां पे छिद्र था उसके सामने, तो ये अपने आप को रोक नहीं पाया और जाके ये सीधे उसके पीछे जो ट्यूब है ना, यहाँ पे जाके इस ट्यूब से जाके इसमें आया और इससे जाके ट्यूब से सीधे टकरा जाएगा, ठीक है ना। H+ आएंगे, ट्यूब से जाके सीधे टकरा जाएंगे, पीछे वाली जो सतह है यहाँ से टकरा जाएंगे। कुछ ऐसा ही होने वाला है अभी यहाँ पे, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं इसको, चलो। तो
आते इधर, इस बार दूसरी लाइन पे पढ़ो। इस बार कैथोड में सूक्ष्म छिद्र किए गए थे, कुछ किरणें एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाहित हुई, कुछ किरणें एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाहित हुई, जिसकी पुष्टि कैथोड के पीछे प्रतिदीप्त पदार्थ जेडएनएस के लेपन से की गई। ठीक है, इन किरणों को एनोड किरणें या केनाल किरणें कहा गया। तो देखो हुआ क्या, मैं सिचुएशन समझाता हूँ, फिर से पीछे जाते हैं। देखो हुआ क्या, ये जो H प्लस थे ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहे थे, ठीक है, और नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहे थे, यहाँ पे इनके साथ हो गया धोखा, यहाँ पे इन्हें क्या मिल गए, सूक्ष्म छिद्र मिल गए। ठीक है, तो एकदम से रुक नहीं पाए, उन सूक्ष्म छिद्र में से ये पार कर गए तो बीच वाली दीवार से टकराए। अब बीच वाली दीवार पे जो था जेडएनएस का, यहाँ पे भी लेपन किया हुआ था, जेडएनएस का लेपन किया हुआ था। तो हुआ क्या, जब यहाँ पे जेडएनएस के लेपन से ये टकराए, तो आपको पता ही कि जेडएनएस से कोई भी, जेडएनएस के लेपन से कोई भी चीज टकराएगी, जेडएनएस का लेपन मतलब जेडएनएस की लेयर थी वहां पे। तो जैसे पेंट होता है ना, दीवारों पे पेंट करते हैं, वैसे जेडएनएस भी क्या होता है कि लिक्विड जैसा ही होता है, मतलब ये सेमी लिक्विड टाइप का होता है, इससे आप जो है लेप कर सकते हो इसका, ठीक है, और सूख जाएगा फिर उसके बाद। तो ये जब ये H प्लस के पार्टिकल उस जेडएनएस की लेयर से टकराए, तो क्या होगा, वहां पे चिंगारी क्रिएट होगी। तो इसको उसको पता चला कि कोई ना कोई पदार्थ, कोई ना कोई कण इधर भी आया है, ठीक है, तो उसने इन कणों को क्या नाम दिया, उसने इन कणों को एनोड रे बोला या केनाल किरणें बोला। ठीक है, आ गया पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में। मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत डीप में नहीं जाना है, ठीक है, बस एक जो है मतलब मैंने नहीं देखा कि इसका, बस अपने को तो वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है, कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है, एनोड किरणें नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं, सॉरी, एनोड किरणें नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं और कैथोड किरणें नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। बस ये वाला पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन की, और एनोड किरणें किसकी बनी होती हैं, गैस, धनात्मक गैस। ठीक है ना, आगे वाला पूरा पॉइंट समझ में, इन किरणों को एनोड किरणें, केनाल किरणें कहा।